हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अभी हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उससे आगे के यानी कि आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को किया, कुछ क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके साथ जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिए और कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नेशनलिज्म इन इंडिया सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2। तो देखिए बच्चों, हमने 1 से 20 तक क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में सॉल्व किए थे और अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड। व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, यानी 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था। तो देखिए, सॉल्ट टैक्स वाज डिमोलिश्ड, पीस talk took place between Gandhiji and Irwin, there was discontentment according to the pact। लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ए, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी इस बात के लिए राजी हो गए थे कि वो लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और गवर्नमेंट इस बात के लिए राजी हो गई थी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो उनको छोड़ देगी। तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को था, ऑन 5 मार्च 1931। हालांकि फिर गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके लंदन से वापस आए थे तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने आगे दोबारा से इस आंदोलन को आगे चलाया था, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी बातों को नहीं माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन सक्सेसफुल फॉर गांधी। तो वही जो मैंने अभी तो आपको बताया एक्सप्लेनेशन में, वही था नो द निगोशिएशंस, यानी कि सी, नो द निगोशिएशंस ब्रोकन डाउन एंड गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, यानी कि जो उन लोगों के बीच जो बात हो रही थी, जो भी निगोशिएशंस होने थे वो टूट गए थे और गांधी जी वहां से बहुत ही निराश होकर वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द लीडर्स ऑफ द HSRA। अब देखिए, HSRA की फुल फॉर्म भी आ सकती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये 1928 में फॉर्म्ड हुई थी। तो इसके लीडर कौन कौन थे हमें ये बताना है। तो इसके जो लीडर थे वो थे भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। आगे हम देखेंगे, इन अप्रैल 1929 हु थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था ये हमको, तो ये फेंका था भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशंस इन 1930। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर BR अंबेडकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री विद अंबेडकर्स डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अंबेडकर की डिमांड को उसने मान लिया था कि उन दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स होंगे। तो इसका आंसर है यस, बात को उनकी को मान लिया गया था और उनकी इस बात को मानने की वजह से ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता भी हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों की तो ये चाल है कि वो हमको सबको अलग अलग बांटना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैड अकर्ड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन द लेट 1920s। 1920 के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण डिफरेंस था। तो देखिए, इसका सही आंसर है द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स। क्या था, बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस था वो था मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को लेकर।
द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड. Muhammad Ali Jinnah was willing to give up the demands for separate electorates if. मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार थे. कब? इफ. तो इसका जो सही आंसर है वो है बी. इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, कि अगर मुस्लिमों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दे दी जाए, उसको उन्हें श्योर कर दिया जाए और उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए मुस्लिम डोमिनेट प्रोविंसेस में, उन प्रोविंसेस में जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, लाइक दैट बंगाल एंड पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन 1905. तो देखो भारत माता की तस्वीर को 1905 में किसने बनाया था, जो बहुत फेमस थी, वो थी अवनींद्रनाथ टैगोर. इसमें पिक्चर भी दी हुई है, आप जब बुक में देखेंगे पिक्चर दी हुई है और उसी के नीचे लिखा हुआ है कि ये पिक्चर कौन सी है जो 1905 में बनाई गई थी. ये भारत माता की पिक्चर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी. हु रॉट वंदे मातरम. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. विच फेमस राइटर फ्रॉम बंगाल लेड द मूवमेंट फॉर फोकलोर एज पार्ट ऑफ नेशनलिज्म. किसने जो मूवमेंट था उसको साहित्यिक रचना की तरह से आगे लेकर गए थे बंगाल में, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्री कलर फ्लैग वाज डिजाइन, विच 3 कलर्स वर यूज्ड. तो जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा था उसमें एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, उसमें कौन कौन से कलर यूज किए गए थे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेड, ग्रीन एंड येलो. द फ्लैग हैज 8 लोटस ऑन इट. जो वो जो फ्लैग था, झंडा था जो डिज़ाइन किया गया था जिसमें 3 कलर थे, उसमें 8 लोटस भी थे. तो वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो 8 प्रोविंसेस थी वो उनको रिप्रेजेंट करते थे 8 लोटस. What did the crescent moon on the flag represent? उस फ्लैग पर एक क्रिसेंट मून भी था, वो किसको रिप्रेजेंट करता था? तो वो हिंदू एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था. When did the Quit India movement take place? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में, 1942. What was the resolution of the Quit India movement? क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो क्या था? इसके दौरान क्या मांग रखी गई थी? रेजोल्यूशन डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया. अंग्रेजों से कहा गया था कि वो जल्दी से जल्दी पावर को, जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भारतीयों को कर दें और भारत को छोड़ दें. इसलिए इस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो. ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी endorsed the resolution which called for a mass struggle on the widest possible scale. तो ये किस तरह का एक मास स्ट्रगल के लिए लोगों को बुलाया गया था? नॉन वायलेंट. जैसा कि आप जानते हो महात्मा गांधी कांग्रेस के पर्याय थे और महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे. तो एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल के लिए लोगों का आह्वान किया गया था. इट वॉज ऑन दिस ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस. इस ओकेजन पर, यानी कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, उस समय गांधी जी ने एक फेमस नारा दिया था अपनी स्पीच के दौरान. वो कौन सा था? डू और डाई, यानी कि करो या मरो. एक ही नारा दिया गया था उस समय कि अब हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना है. What sort of action were taken by the people during the क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लोगों के द्वारा क्या एक्शन लिए गए थे? तो ये हड़ताल की गई थी एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड पोजीशंस वर एक्शन accompanied by नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स. तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ब्रिटिश टू सप्रेस द मूवमेंट? इस मूवमेंट को दबाने में ब्रिटिशर्स को कितना समय लगा? मोर देन अ ईयर. लगभग 1 साल, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा समय ब्रिटिशर्स को लग गया इस आंदोलन को दबाने में. तो ये थे क्वेश्चन आपके नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से. वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. धन्यवाद.